किसान की सबसे बड़ी चिंता अपने उत्पाद को बेचने की होती है, जिसके लिए वह मार्केटिंग का सहारा लेता है ताकि बाजार में उसका नाम बन जाए और अच्छा दाम भी मिले। इसलिए ज़्यादातर किसान अपनी फसल की मार्केटिंग के लिए दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन एक किसान ऐसा भी है जो मार्केटिंग की अंधी दौड़ से दूर अपना पूरा ध्यान खेती पर लगा रहा है। बिलासपुर जिला के झंडूता विकास खंड के फगोग गांव के किसान भरत भूषण पूरे तन मन से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। भरत भूषण को उनकी कृषि उपज के खरीदार खेत पर ही मिल रहे हैं। भरत भूषण को फसल बुआई से ही खरीदार ऑर्डर दे देते हैं। जिला बिलासपुर को अपनी कंद फसलों के लिए जाना जाता है, जिनमें जिमीकंद, अरबी, अदरक और हल्दी प्रमुख फसलें हैं। श्री भरत भूषण जिला में प्राकृतिक रूप से उगने वाली कंद फसलों के संरक्षण और संवर्धन में लगे हैं। आत्मा परियोजना के अधिकारियों व कृषि विज्ञान केंद्र बरठी के सहयोग से ये लगातार प्राकृतिक खेती के नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। ये प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर हैं और अब तक बहुत से किसानों को प्रशिक्षित भी कर चुके हैं। ये अपने स्तर पर आसपास के किसानों को मौसमी सब्जियों की पनीरी उपलब्ध करवाकर प्राकृतिक खेती में विभाग की सहायता कर रहे हैं। जिला बिलासपुर को अपनी कंद फसलों जैसे अदरक, हल्दी, कचालू और जिमीकंद के लिए जाना जाता है। इन फसलों की विशेषता ये है कि इन फसलों में संग्रहित ऊर्जा को ज़बरदस्त उत्पाद में ये पौधे बदल देते हैं और इनका प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्पादन भी अधिक होता है। हमारे किसान श्री भरत भूषण जी, जो झंडूता विकास खंड के फगोग गांव से संबंध रखते हैं, वे इन्हीं कंद फसलों पर प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहे हैं। तो भरत भूषण जी, आपका बहुत स्वागत है। और आज आपके माध्यम से हम अपने किसान वर्ग को ये बताना चाहते हैं कि आपको इस प्राकृतिक खेती की विधि के बारे में कैसे पता चला? सर, 2018 में विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा आत्मा प्रोजेक्ट के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हमारे गांव में फगोग में लगाया गया था, जिसके तहत हमने 2 दिन की ट्रेनिंग ली और हमें 6 किलो बीज मिला था गेहूं का और 1 बीघा में हमने सेब खेती शुरू की थी। इसके साथ साथ फिर हमने एरिया बढ़ाना शुरू कर दिया और जितनी कंद फसलें हम उगा रहे हैं, जैसे हल्दी, अदरक, तरडी, द्रंगल, जिमीकंद, ये सब हम प्राकृतिक विधि से ही खेती कर रहे हैं। और कुछ वैरायटी ऐसी है जो उन्नत किस्में हैं। विभाग द्वारा हमें इनकी जानकारी दी गई कि इनका बीज कहाँ से उपलब्ध होगा। तो जैसे कि गजेंद्र किस्म का जिमीकंद, PBW 01 चपाती गेहूँ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से, इस तरह के हमें समय समय पर जो है जानकारी दी जाती है तथा हम अलग अलग अपने तरीके से खेती इस तरह की करते रहते हैं। तो आप वर्ष 2018 से इस खेती से खेती कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं जी। भरत भूषण जी, आप खेती की पारंपरिक पद्धति, जिसे हम प्राकृतिक खेती के नाम से जानते हैं, उस पद्धति को आपने बहुत सफलतापूर्वक अपनाया है। लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि आपके खेतों में यहाँ पॉली हाउस भी लगा हुआ है, जिसमें आपने सब्जी लगाई है। अमूमन ये देखने में आया है कि बहुत सारे किसान जो पॉली हाउस में उत्पादन लेते हैं, उनकी फसलों पर बहुत सारी बीमारियों और कीटों का प्रकोप रहता है। तो उन कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें बहुत सारे रसायनों का छिड़काव भी अपने पॉली हाउस में करना पड़ता है। आपको इस तरह की समस्याओं से 2-4 होना पड़ा है या आपके उत्पादन में कहीं कोई कमी आपको नजर आई हो? सर, मैंने 2021 में ये पॉली हाउस लगवाया है। कृषि विभाग ने इसमें आर्थिक सहायता की है हमारी जी। लेकिन आज दिन तक हमने इसमें किसी भी तरह का कोई भी रासायनिक स्प्रे नहीं किया हुआ है, कोई भी नहीं किया हुआ है। हम इसमें शुरू में जो है जो प्राकृतिक खेती के घटक हैं, जैसे कि बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत, इनका प्रयोग करते हैं। और जो स्प्रे के जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र वगैरह होते हैं, अगर कोई बीमारी आई तो हम उसका कर लेते हैं। लेकिन हम सीजनली काम करते हैं जी। सीजनली काम करने का ये फ़ायदा होता है कि कोई बीमारी नहीं आती है।
जैसे गोभी का सीज़न है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो हम जो है तो अगस्त में तो हम नर्सरी देते नहीं हैं, हम सितंबर में नर्सरी देना शुरू करते हैं जी जिसके कारण बीमारियां नहीं आती, क्योंकि वो टाइम होता है, सीजन है वो। जी अगर हम ऑफ सीजनली काम करेंगे तो स्प्रे करनी पड़ेगी, हम ऑफ सीजनली कोई काम करते नहीं हैं। जी और पैदावार में हमें कोई कमी नहीं आई है। विभाग समय समय पर आता है और देखता रहता है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। इसमें विभाग को हमें अपनी तरफ से ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, विभाग को बहुत हमारे बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। यहाँ विभाग के कर्मचारी आते रहते हैं। तो आपसे प्रेरित होकर दूसरे किसान जो पॉली हाउस में काम करने हो सकता है वो भी इसी विधि को अपनाएं, ऐसा हमें लगता है। सर ये तो कामयाब है प्राकृतिक खेती विधि, हम तो इसी से ही काम कर रहे हैं। भरत भूषण जी, कौतूहलवश एक प्रश्न मन में आ रहा है। हम लोगों ने जिला बिलासपुर में बहुत सारे और किसानों को भी देखा है जो कंद फसलों को लगाते हैं, क्योंकि आप कंद फसलों के संरक्षण और संवर्धन पर काम कर रहे हैं। तो हमने देखा है जो किसान पारंपरिक एक तरीका है जिमीकंद को उसको स्टोर करने के लिए, वो लोग एक पारंपरिक तरीका अपनाते हैं कि छत पर उस जिमीकंद को वो लोग सुखाते हैं और उसको सूखने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है ताकि वो अगले सीज़न में उस बीज को जिमीकंद के प्रयोग कर सकें। हमने देखा कि आपने जिमीकंद को यहाँ पॉली हाउस में रखा हुआ है, तो ये तरीका कृपया करके हमारे किसानों को भी सुझाव दें कि क्या ये तरीका है और क्या इसके फ़ायदे हैं। सर जिमीकंद को ग्रीन हाउस में जब हमने रखा था, जिस समय इसका हार्वेस्टिंग हुई है और इसको यहाँ ग्रीन हाउस में रखा, तो इसमें हमें लेबर जो है हमारी 90% कम हो जाती है इसका संरक्षण करने की। इसको यहाँ रखना है, एक आधी बार इसको आगे पीछे किया और इसको फिर बिल्कुल भी ध्यान आनी पड़ता है। जबकि हम इसको रैक में रखेंगे तो हर हफ्ते इसको जो है टर्न करना पड़ता है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और जिमीकंद सबसे ज़्यादा सेफ हमारा पॉली हाउस में रहता है और इसमें जो है 99% जो है हमारा कंद बिल्कुल सेफ होता है। अगले सीज़न तक वो अगले सीजन तक सुरक्षित रहता है। ये मार्च महीने में इसको हमें अलग स्टोर करना पड़ता है ताकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। पॉली हाउस में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। और उसके पहले हम इसको जो है दिसंबर में हार्वेस्ट करके दिसंबर जनवरी फरवरी इसको जो है पॉली हाउस में रखते हैं और मार्च में इसको अलग जगह रख लेते हैं कमरे में जी। और इस जिमीकंद की वजह से मुझे 21 लाख रुपए का स्टार्टअप मिला है। बहुत बढ़िया, ये तो आप काबिले तारीफ है कि आपने इतने जो आपको स्टार्टअप मिला है उसके तहत आप जो है वो जिमीकंद के ऊपर काम कर रहे हैं। 21 लाख का स्टार्टअप मिला है सर, नेशनल स्टार्टअप जी। बहुत बहुत बधाई आपको। भरत भूषण जी, आप अपने फार्म पर यहाँ पर बहुत सारी कंद फसलें लगा रहे हैं, नकदी फसलें भी आप यहाँ सब्जियाँ लगाते हैं। इन सभी उत्पाद जो आपके खेतों से पैदा होते हैं उनसे आप अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं, लेकिन ये उत्पादन लेने के लिए, इन खेतों से इतना उत्पादन लेने के लिए आपको प्राकृतिक खेती में लगने वाले जितने भी घटक हैं उनकी भी आवश्यकता रहती होगी। आपके पास गाय तो नहीं है देसी गाय, लेकिन फिर भी आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो आप ये हमें बताएं कि किस तरह से आप ये घटकों का जो है वो प्रबंधन करते हैं, किस तरह से उन्हें बनाते हैं, कहाँ से इसके लिए सामान लेकर के आते हैं। सर यहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको हम सीडलिंग और कंद फसलों के बीज देते हैं और हमें वो गौमूत्र और गोबर मैं उनसे लाता हूँ और उन्हीं के गाय की अभी हमें आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उनका गोबर गुंतर लेने वाला कोई होता नहीं है, तो वहाँ से हमें हेल्प मिलती रहती है जी। और उनको पूरे गांव को जो है सीडलिंग और कंद फसलों का बीज हमारे से मिलता रहता है। तो ये जो बीज है आप उन्हें निःशुल्क देते हैं? निःशुल्क देते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाता, वो विभाग के सामने देते हैं। तो एक तरह से आप कंद फसलों का जो बीज उन्हें उपलब्ध करवाते हैं वो आप उसको प्रचलित भी कर रहे हैं किसान वर्ग में, ताकि वो लोग इन पुरानी पारंपरिक जो फसलें हैं हमारी जिला की उनको लगाएं। आत्मा प्रोजेक्ट में मास्टर ट्रेनर भी हूँ जी, और हमें खुद अपने यहाँ ट्रेनिंग भी कराता हूँ, अपने खर्चे पे ट्रेनिंग कराते हैं हम, और किसानों को हम विभाग को बुलाते हैं और विभाग के सामने बीज और नर्सरी देते हैं। भरत भूषण जी, एक किसान की सबसे बड़ी समस्या रहती है उसके खेतों में होने वाला उत्पादन, उसको वो मार्केट तक कैसे लेकर के जाए, ये समस्या किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है। लेकिन
हमने देखा है आप इस समस्या से इतना नहीं जूझ रहे हैं, आपके पास स्वयं ही लोग आकर के आपके खेत से जो है वो आपका उत्पाद जो है वो लेकर के जाते हैं। तो आपने ऐसी क्या व्यवस्था कर रखी है जिसके तहत आपका जो उत्पाद है, आपके खेतों से पैदा होने वाला उत्पादन है जो है वो जहां उसे पहुंचना चाहिए वहां तक वो पहुंच जाता है? सर, सबसे पहले तो यह है कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र बरठी कृषि विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग से जुड़ा हुआ हूँ जी प्राकृतिक खेती करता हूँ जी और विभाग ने मुझे जो है नेशनल स्टार्टअप योजना में भी चयनित करवाया है, उसमें हेल्प की है। और इसी तरह से हमारा जो है पूरे हिमाचल में पता है विभागों को कि कंद फसलों का बीज कहाँ मिलता है और विभाग यहाँ से खुद ले जाते हैं। हमें टेलीफोन के माध्यम से या किसी खुद यहाँ विजिट करके विभाग यहाँ आते हैं और किसान यहाँ तक अपने आप पहुँचते हैं, हम कहीं नहीं जाते और हमारा बीज यहाँ से अपने आप जाता है जी। हमारे पास बीज की शॉर्टेज रहती है, ऐसा नहीं है कि हमारा बीज जो है हम बच गया या किसी को देना है, कहीं दौड़े हैं लेके, ऐसा कुछ नहीं करते हैं हम। स्वयं ही लोग आकर स्वयं के ही यहाँ से बिक जाता है। किसान भाइयों व बहनों, फसलों की बढ़ोतरी के लिए उर्वरकों की एक अहम भूमिका है। हम फसलों में प्रचुर मात्रा में विभिन्न उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे यूरिया, 12-32-16, DAP। इनसे पैदावार में तो बढ़ोतरी मिलती है, परंतु इसके साथ साथ इससे हमारे स्वास्थ्य व हमारी मृदा के स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है। इस पैदावार को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एक विकल्प उपलब्ध है, वह है मिश्रित खेती। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हम फसल चक्र में मुख्य फसल के साथ दलहनी फसलों का उपयोग करें तो ये नाइट्रोजन की मात्रा जो भूमि में कम होती है उसको ये पूरा कर सकती है। दलहनों की फसलों में राइजोबियम नामक एक जीवाणु रहता है जो ये उनकी जड़ों में पाया जाता है। यह हवा में उपस्थित नाइट्रोजन को अवशोषित करके हमारी भूमि को प्रदान करता है, जिससे हमारी भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। यह नाइट्रोजन हमें आगामी फसलों में भी काम आती है। तो क्यों ना हम दलहनों से मिलने वाली नाइट्रोजन का प्रयोग करें और उसके लिए ना तो हमें कुछ खर्च करना पड़ेगा, ना ही हमारे स्वास्थ्य पर उसका कोई कुप्रभाव है। मेरा आप सभी को यही संदेश रहेगा कि उर्वरकों के कुप्रभाव से बचने के लिए आप प्राकृतिक खेती में मिश्रित खेती को अपनाएं तथा अपनी भूमि के स्वास्थ्य को व अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें।